नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अल्टीमेट ऑडियो बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही थी अल्टीमेट ऑडियो बुक में, वो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। ठीक है, इसका ऑडियो बुक हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं हिंदी में। अभी तक हमने क्या किया है, 9th और 10th की भूगोल की बात कर ली है। आज हम ये जो नया सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा कि आपको मिलेगा 11th क्लास का भूगोल, जिसका जो टाइटल है वो आपको क्या मिलेगा। इसका टाइटल जो है, ये टाइटल है आपके सामने, भारत भौतिक पर्यावरण। भारत भौतिक पर्यावरण का ये खंड 1 है, प्रस्तावना बात करते हैं। यह इकाई संबंधित है स्थिति विश्व में भारत का स्थान एवं आंतरिक संबंध से। यानी कि यहाँ इसमें हम क्या पढ़ेंगे, भारत की स्थिति पढ़ेंगे, क्या कैसी लोकेशन है इंडिया की, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। इससे पहले अगर आपने अभी तक अल्टीमेट ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत स्थिति। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? चलिए दिखाते हैं मैप। देखिए जरा इसको ध्यान से, क्या है आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ देखिए पश्चिम में और यहाँ देखिए पूर्व में। ये आपको एक क्या हो रहा होगा, ये आपको यहाँ पर कर्क रेखा दिखाई दे रही है। उसके बजाय आपको क्या देखना है, जो इंडिया का ये ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसकी जो यहाँ पर अक्षांश होंगे वो आपको बताने हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर देशांतर को बताना है, किस देशांतर से किस देशांतर तक ये है। ऊपर से दक्षिण की तरफ भी आपको अक्षांश बताना है कि भारत का एक्सटेंशन कितना है। चलिए बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आपको ये क्या करना होगा, स्वयं सर्च करने हैं। चलिए बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। यानी कि आपके पास सारी जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो सीमाएं हैं वो सारी की सारी आपको दी गई है। ठीक है, जब आपके पास सारी उत्तर से दक्षिण सीमाएं हैं तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर आपके लिए बॉक्स में दिया हुआ है मानक मील कितना होता है, 63,360 इंच। एक मील में कितने होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। एक समुद्री मील में 72,960 इंच होते हैं। एक मानक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर यानी 1,584 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील में लगभग 1.8 किलोमीटर और 1.824 किलोमीटर होता है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6°45' उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। ये आपको याद रखना है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है। यानी कि आप अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें या साउथ से नॉर्थ की तरफ तो यहाँ पर भी 30 डिग्री मिलेगा। और क्या करेंगे, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तब भी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 30 डिग्री का अंतर मिलेगा। जबकि उत्तर से दक्षिण इसकी दूरी क्या है, ये कश्मीर से लेकर आपको कन्याकुमारी तक क्या करना होगा, कितनी दूरी है, 3214 किलोमीटर था। पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। ये दूरियां आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए पुस्तक कौन सी, आपको अभी हम प्रयोगात्मक भूगोल के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, वहां पर इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अक्षांश देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 3 को वहां पर डिस्कस किया जाएगी। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृतिक जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतरी विस्तार
और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें मानक यामोत्तर गुजरती है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या बताना है, कितने स्टेट यानी राज्यों से होकर मानक यामोत्तर गुजरती है। चलिए यहाँ को दिया हुआ विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 60.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, यानी 60 डिग्री 30 मिनट के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें इसको 82.5 को और 5.5 घंटे का अंतर है, तो कितना हो गया कि आपको इसके हिसाब से यहाँ पर भारत में 82.5 को निर्धारित किया गया। ये देखना जरूरी है। अभी हमने इसकी बात की, मैप की तो बात की ही है। अब देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ पर हम अगर फिर से बात करें तो भारत के पहले देख लेते हैं। ये पड़ोसी देश इधर क्या है, पश्चिम में पाकिस्तान है ना, जिसकी सीमा यहाँ पर आप देख रहे होंगे। फिर यहाँ पर आपको चीन और तिब्बत मिलेगा, नेपाल है, फिर यहाँ पर भूटान, ठीक है, ये भूटान हमारा पड़ोसी देश है। फिर बांग्लादेश पड़ोसी देश है पूर्व में, और यहाँ पर म्यांमार भी पूर्व में हमारा पड़ोसी देश है। फिर श्रीलंका एक दक्षिण में है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, पड़ोसी देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राजनीतिक मैप को आपने देख ही लिया। पूर्वी जगत में भारत की स्थिति इस मैप के तहत दर्शाई गई है। इसमें क्या है, देखिए आपके पास 2 रेखाएं होंगी। यहाँ के कोलकाता है, कोलकाता से आप बैंकॉक से फिलीपींस, कोलकाता से जापान, है ना, कोलकाता से दिल्ली से होते हुए ईरान, सीरिया जा सकते हैं। तो ये सारे हमारी भारत की जो स्थिति है वो पूर्वी जगत में दिखाई दी गई है। बात की जाए अगर भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का केवल 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत से बड़े देशों के नाम याद हैं? अगर याद है तो आप उनको एक बार पुनः लिखकर दिखाएंगे। आकार भारत के आकार ने इसमें विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहे। खैबर, बोलन, सिपकीला, नाथुला तथा बोमडिला जैसी कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए जब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक की यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। क्या आपको याद है, स्कूल भवन एनसीईआरटी की एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी या इसरो की एक पहल है। आप भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। HTTP यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट दी हुई है, इस पर सर्च करते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी देश।
भारत की स्थिति चित्र अगर देखें तो 1.2 में भी ऊपर हमने आपको दिखाया था कि जांच करें। आप देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण मध्य भाग में, है ना, साउथ सेंट्रल तो भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग हुआ। खाड़ी तथा जलसंधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब बात करते हैं कि आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतः क्रिया करने में बाधक है। हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया? क्रियाकलाप आप करेंगे। एटलस स्कूल भुवन एनसीईआरटी पोर्टल पर भारत के मानचित्र का निरीक्षण करें और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित राज्यों, जिलों, गांवों के बारे में जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं। आपके सामने कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन का 8 डिग्री 41 मिनट उत्तरी से 35 डिग्री 7 मिनट उत्तरी तक, खा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक और ग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक, घ 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। नेक्स्ट आपके सामने जो प्रश्न आएगा वो है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार। इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन, फ्रांस, मिस्र, ईरान। इन चारों में से आपको एक आंसर बताना है। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? क 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ख 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ग 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व और घ 90 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को पार नहीं करेंगे? यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। इनमें से आपको एक उत्तर देना है। आज के लिए हमारे इस सेशन में इतना ही। आप सभी लोग अल्टीमेट ऑडियो बुक के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इसको।